नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम लेकर आ जाते हैं नया सवेरा। बिल्कुल, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको नजर आएगी और कैसे आर्थिक विकास लगातार भारत में हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही खेल जगत में क्या हुआ है और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, हर वो बात जो आपके दिन को बनाने वाली है खास। मैं हूं शैला निगाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल। शुक्रिया शैला। और आज तमाम जो खबरें उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की जो सुर्खियां हैं उन पर। गोवा में बड़ा हादसा, नाइट क्लब में आग लगने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। इंडिगो संकट को लेकर सरकार सख्त, नागर विमानन मंत्रालय ने सभी रिफंड शीघ्र वापस करने के निर्देश दिए। डीजीसीए ने ऑपरेशनल फेलियर के लिए इंडिगो के सीईओ को दिया कारण बताओ नोटिस। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज अंतिम दिन। अहमदाबाद में आवास और अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रहने का जताया अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। और विशाखापट्टनम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच और विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो आपको बता दें कि गोवा में कल रात एक भीषण हादसा हो गया है। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल शैला, और ये दर्दनाक हादसा जो है बताया जा रहा है कल रात करीब 12 बजे हुआ। आग की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव जो है उनको बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल जो लोग हैं जो कि इसमें झुलसे हैं, उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो अरपोरा के एक नाइट क्लब में आग लगी और उससे 23 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दर्दनाक हादसा, गोवा में लोगों के शव निकालने का काम, और कल देर रात 12 बजे के करीब ये दर्दनाक हादसा हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जायजा लिया है और कड़ी कार्रवाई की, दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, जांच के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें जो आग लगने के जो कारण थे उसमें फिलहाल जांच की जा रही है, क्या आखिर कारण था। हालांकि अभी तक जो जांच की गई है उसमें यही वजह निकलकर सामने आई कि शायद सिलेंडर की वजह से ब्लास्ट हुआ। और इस पूरे मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जिन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मामले की पूरी जांच की जा रही है और जो भी दोषी हैं उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। और वहीं गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा है कि पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है,
वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है, और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है, और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज ये मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी, और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। तो गोवा में इस दर्दनाक हादसे में आग लगने से कई लोगों की जान जाने पर आप बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आग लगने की घटना पर बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करती हूं। और इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। तो गोवा हादसे पर प्रधानमंत्री ने यहाँ दुख जताया है। पोस्ट कर उन्होंने संदेश में लिखा कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है लगातार उनसे संपर्क में है और जो प्रभावित लोग हैं उनकी किस तरीके की मदद की जा सकती है। वहीं इस दुर्घटना के लिए आप बता दें, पीड़ितों को केंद्र सरकार ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ द्वारा एक्स पर पोस्ट कर ये बताया गया है, गोवा के अरपोरा में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजा देने की बात कही गई है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से। और गोवा के अरपुरा में हुई ये जो दुर्घटना है इस पर दुख जताया गया है। घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हादसे में पीड़ित लोगों का दुख, उसमें थोड़ा सा मरहम लगाने की एक कोशिश। गोवा के अरपुरा में आग हादसे में 23 लोगों की मौत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख व्यक्त किया है और साथ साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि गोवा के अरपुरा में आग लगने से हुई जान माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना। ईश्वर करे कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। तो गोवा में ये जो दुखद हादसा हुआ है इस पर और किस तरीके से जांच की जा रही है और क्या ताज़ा स्थिति है, क्या ताज़ा हालात हैं, इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता गोवा के पणजी से जुड़ चुके हैं, देवेंद्र वालावलका हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से कई शव जो हैं अभी तक निकाले जा चुके हैं और अभी तक क्या कोई जो असल वजह है उसकी पुष्टि की गई है और कितने अभी तक जो शव हैं वो निकाले गए हैं? गोवा पुलिस ने अभी एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो 23 नहीं, अभी 25 हो गया है और उसमें से 4 सैलानी हैं और जो आरपोरा क्लब का जो स्टाफ था वो 14 मेंबर बताए जा रहे हैं और 6-7 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है अभी तक। तो उनकी पहचान करने का काम चल रहा है। बाम्बोले में गोवा मेडिकल कॉलेज में उनके शव लाए गए हैं और उनकी पहचान करने का काम चल रहा है। और जिस बात से ये हादसा हुआ वो हादसा किस वजह से हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या और कुछ था, इसकी जांच हो रही है और अभी तक सही रीजन पता नहीं चल रहा है। उसका रीजन क्या हो सकता है और ये बड़ा हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच फायर ब्रिगेड और पुलिस कंबाइन कर रही है। देवेंद्र,
गोवा के अगर हम पर्यटन के इतिहास में देखें, इस तरह के हादसे जो है आमतौर पर कोई देखने को मिलते नहीं है, तो आखिर क्या कारण रहा? कैसे सिलेंडर फटने की बात कही जा रही है, क्या कुछ पीछे की बात निकलकर सामने आ रही है, किन कारणों से हुआ होगा और कौन कौन लोग इसमें जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं? ज्यादातर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो क्लब के स्टाफ है, जो 14 मेंबर थे, उनका जो स्टाफ था उसमें से ज्यादातर लोग इस हादसे में उनकी मौत हुई है। और जो मौत का कारण है वो सफोकेशन था। जो 2 लोग थे वो आग के जलने की वजह से उनकी मौत हुई है, ऐसा सामने आया है। बाकी जो लोग थे वो सफोकेशन से। और लोकल वहाँ के सरपंच ने एक बयान दिया है कि बहुत सारे क्लब्स और ये होटल्स वायलेशन करते हैं सेफ्टी नॉर्म्स का, और उसकी वजह से ये हादसा हुआ था। तो लोकल पंचायत ने उनको नोटिस भी भेजा था, लेकिन हायर अथॉरिटी से उसने स्टे लाया था। ये ऐसे रीजंस रहते हैं कि कई बार उस सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन होता है और उसका अंजाम इस तरह के बड़े हादसे में हो जाता है। कई बार शैक्स में आग लग जाती है, छोटी मोटी घटना होती है, लेकिन ये गोवा के हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। इतने सारे लोग एक साथ जिनकी मौत हुई है। तो ये इस पे खुद प्रमोद सावंत जो गोवा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये हादसे को सीरियस लिया है और इसकी कड़ी जांच होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे सीएम ने भी क्लियर कर दिया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और जिस तरीके से आपने बताया कि गोवा पुलिस ने जो अब आंकड़ा है उसमें इजाफा किया है, करीब 31 लोगों के जो शव हैं वो निकाले गए हैं। घायलों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से इलाज चल रहा है, क्या उसमें भी कई घायल ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है? उस पर वहां से क्या कुछ जानकारी अभी तक आई है? 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है गोवा मेडिकल कॉलेज और आसपास के इसमें, और उनका हेल्थ स्टेटस मॉनिटर किया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हादसे का जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ ना जाए। इसके लिए पूरा गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है और ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना फिर से ना हो जाए, इसके लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो गोवा में दर्दनाक हादसा हुआ है और सरकार की ओर से मुआवजे की भी घोषणा की गई है। कहीं ना कहीं मरहम लगाने की एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन लोगों को सुकून। पुलिस आग लगने की कारणों की जांच में भी जुटी हुई है। आगे भी जो भी अपडेट होगी देवेंद्र आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक भेजने के लिए। धन्यवाद। और आइए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। वो खबर जो लगातार शैला अगर बात की जाए 2-3 दिन से लगातार सुर्खियों में है। आपको बता दें, सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों को सभी रिफंड शीघ्र वापस करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया आज रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। बिल्कुल, भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या फिर अनुपालन ना होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की शिकायतों का निर्बाध समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंडिगो को समर्पित सहायता और धन वापसी सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है। स्वचालित धन वापसी प्रणाली को भी परिचालन में पूर्ण स्थिरता आने तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इंडिगो को अगले 48 घंटों के भीतर कैंसिलेशन या देरी के कारण यात्रियों से अलग किए गए सभी सामानों का पता लगाने और उन्हें पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। एयरलाइंस को ट्रैकिंग और डिलीवरी की समय सीमा पर पारदर्शी संचार बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार मानदंडों के तहत जहां भी आवश्यक हो मुआवजा प्रदान करने की सलाह भी दी गई है। वहीं यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की वर्तमान स्थिति जानकारी लेने का परामर्श यानी एडवाइजरी जो है वो भी दी गई है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग एयरलाइंस, तो फिलहाल आप एक बार उसको चेक ज़रूर कर लें क्या उसकी ताज़ा स्थिति बनी हुई है, और इंडिगो है तो आपको और थोड़ा सा गौर वहाँ पर करना होगा। बिल्कुल, और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर अल्बर्ट्स को एयरलाइन की बढ़ती देरी और रद्दीकरण और परिचालन विफलताओं के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक ने उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और चेतावनी दी है। और दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो क्या है ताजा जानकारी?
देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि इंडिगो की जो फ़्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। फ़िलहाल दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से कुछ फ़्लाइट्स जो हैं उनको कैंसिल किया गया है। दिल्ली से जम्मू हो, आइज़ोल हो, नागपुर हो, इसके अलावा कुछ और डेस्टिनेशंस हैं जहां की फ़्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। हालांकि इंडिगो का इस पर लेटेस्ट स्टेटमेंट सामने आया है। कल रात करीब 1 बजे के आसपास इंडिगो ने ट्वीट के जरिए अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है और इंडिगो का साफ कहना है कि करीब 95% जो उनकी फ़्लाइट्स का जो ऑपरेशन है उसको री इस्टेब्लिश कर लिया गया है और 1-2 दिन में जो 100% फ़्लाइट्स हैं उनको दोबारा से हम कह सकते हैं कि री इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। हालांकि ये इंडिगो की तरफ से दावा किया गया है, ये कितना सही होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा इंडिगो ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि कल हमने करीब 700 ऐसे फ़्लाइट्स हैं जिनको ऑपरेट करने में हम कामयाब हुए हैं। करीब 130 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां पर उनकी फ़्लाइट्स जो है वो चल रही थी और इंडिगो ने एक और दावा किया है कि आज शाम तक करीब 1500 ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिनको री इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। यानी कि जो सरकार लगातार इंडिगो के ऊपर प्रेशर बना रही थी, इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो इसकी बात कर रही थी, जिसके बाद इंडिगो जो है वो अब कोशिश कर रहा है कि दोबारा से चीज़ें बेहतर हो। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि DGCA ने जो शो कॉज नोटिस जारी किया है इंडिगो के CEO को और कारण उनसे पूछा है कि आखिर पिछले 1 हफ्ते से जो हम ये कैंसिलेशन देख रहे हैं, जो यात्रियों को परेशानी हो रही है, आखिर इस पर इंडिगो क्या कर रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि जो 1 साल पहले गाइडलाइंस तमाम जितनी फ्लाइट कंपनीज हैं उनको बोला गया था उसको लागू करने के लिए, तो आखिर इंडिगो फेल क्यों हुआ? तो ये तमाम सवाल जो हैं वो DGCA ने इंडिगो से पूछे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये जो ऑपरेशन है कब तक सुचारू रूप से जो है पटरी पर आता है। बिल्कुल दिव्यांशु, लेकिन जो अल्टीमेटम DGCA ने दिया था उसकी समय सीमा करीब 8 बजे खत्म हो जाएगी। 8 बजे तक हर हाल में इंडिगो को जो यात्री थे उनको रिफंड पहुंचाना होगा। क्या इसके लिए किसी तरह का जो प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू हुई है, या जो तमाम यात्री आज भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं उनको किस तरह की क्या अलग से कुछ सुविधा दी जा रही है जिसका जिक्र DGCA ने किया था? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि 1-2 दिन पहले इंडिगो ने ये साफ कहा था कि उनकी जो फ़्लाइट्स कैंसिलेशन हो रही है उसका जो रिफ़ंड है वो 15 तारीख तक जो यात्री हैं उनके अकाउंट में वापस पहुंच जाएगा। लेकिन DGCA ने साफ कहा है कि संडे यानी कि आज रविवार शाम 8 बजे तक आपको सभी का रिफ़ंड जो है वो वापस करना है। इसके अलावा जो बैगेज की प्रॉब्लम यात्रियों को आ रही है उसको ठीक करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इंडिगो जो है वो DGCA की बात मानेगा। हालांकि कितनी मानता है ये तो आज शाम तक ही पता चलेगा। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इंडिगो ने की जो प्रॉब्लम आई है उससे न केवल यात्रियों को प्रॉब्लम हो रही है बल्कि इंडिगो में जो निवेशक हैं उनको भी भारी नुकसान हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें इंडिगो का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। 1 हफ्ते पहले तक इंडिगो का शेयर प्राइस करीब 5900 के आसपास था, लेकिन अब 53-5400 के आसपास का बन रहा है। तो ये न केवल यात्रियों को बड़ा सरदर्द बना हुआ है बल्कि जो निवेशक हैं इंडिगो के उनको भी काफी दिक्कतों का इसमें पूरे क्राइसिस को देखते हुए जो दूसरी एयरलाइंस हैं वो बढ़ा चढ़ाकर पैसा किराया वसूल कर रही हैं, सर चार्जेस लगा रही है। तो ऐसे में सरकार उस पर भी नियंत्रण कर रही है। अभी स्थिति असल में क्या है? क्या अब बढ़े चढ़े किराए नहीं लिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि इस पर भारत सरकार और DGCA ने भी एक गाइडलाइंस जारी की थी और बाकी जो एयरलाइंस कंपनीज हैं उनको कहा था कि जो इंडिगो में क्राइसिस चल रहा है उसका फ़ायदा बाकी कंपनीज ना उठाए और जो यात्री हैं उनको रीजनेबल फेयर्स पर जो है वो टिकट की बुकिंग करें। और यही वजह है कि इंडिगो के अलावा जितनी एयरलाइंस हैं उनके लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारी कोशिश है कि रीजनेबल फेयर्स पर जो हैं वो यात्रियों को टिकट जो है वो हम मुहैया करा सकें। लेकिन जो धरातल पे जो स्थिति है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अब से कुछ ही देर पहले एक यात्री से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली से रायपुर इंडिगो की फ़्लाइट बुक कराई थी, करीब 10,000 रुपये उसका टिकट था। और कल रात को जब वो हम कह सकते हैं कि करीब 1:30 बजे के आसपास उनको मैसेज आता है कि सुबह की उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और जब उन्होंने एयर इंडिया की बुकिंग की तो करीब 22,000 रुपये के आसपास उनको वो
टिकट का फेयर पड़ा। तो हम जी। कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रेट्स हैं वो तो मुहैया बाकी एयरलाइंस कंपनियां नहीं करा पाई हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि ये जो चीज़ें हैं कब तक बेहतर होंगी और इस पर जो बाकी कंपनीज हैं वो किस तरह से एक्शन लेती हैं और किस तरह से रीजनेबल फेयर्स पर यात्रियों को टिकट मुहैया कराती हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, इस मनमाने किराए पे तो हमने कल ही देखा था, सरकार की तरफ से जो सख्ती की गई थी, 500 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक की कैपिंग जो की गई थी, वो रेट भी वहाँ पे जारी किए गए थे। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ना सिर्फ हम राजधानी दिल्ली की बात करें बल्कि जो और भी एयरपोर्ट्स हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए, गोवा की बात की जाए, तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर हमने हालात देखे थे इंडिगो के। लेकिन आज के अगर हम बात करें तो कुछ जानकारी इंडिगो की तरफ से दी गई है कि कुल कितनी उड़ानें और कौन कौन से एयरपोर्ट से रद्द की गई हैं। देखिए, बिल्कुल एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल यानी कि शनिवार के दिन करीब 500 ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कि देश भर में इंडिगो की कैंसिल हुई थी और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत यात्रियों को आई थी वो बेंगलोर एयरपोर्ट पर आई थी। कल करीब 124 ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से कैंसिल हुई थी। 106 फ़्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से कैंसिल हुई थी। इसके अलावा 117 फ़्लाइट्स मुंबई एयरपोर्ट से और इसके अलावा 66 हैदराबाद से, 48 चेन्नई से और 42 पुणे एयरपोर्ट से फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई थी। तो ये तमाम जो आंकड़ा है वो कंपाइल करके वो है हम कह सकते हैं कि सामने आया है। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि जो इंडिगो है, जिस तरह से उसने दावा किया है कि हम करीब 1500 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको रीएस्टैब्लिश करेंगे, वो समय पर हम उसको रवाना करेंगे। तो अब आज शाम तक जो स्थिति है वो और बेहतर तरीके से पता चल पाएगी। चलिए, आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे भी अब आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखना होगा किस तरीके से इंडिगो जो है शैला वो आखिर कब तक उड़ान भर पाता है, या जो यात्री हैं उनका ही गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आएगा। हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम के 1,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, और ये सभी परियोजनाएं आवास, ढांचागत विकास और जन सुविधाओं से संबंधित हैं। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही एएमसी के लगभग 100 नए नियुक्त सहायक फायरमैनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। साथ साथ यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं के गुजराती संस्करण के लॉन्च कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो अमित शाह के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन और अमित शाह कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत उनके समर्थकों और मददगारों से जुड़े आतंकियों पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जी बिल्कुल, नई दिल्ली में आयोजित काउंटर टेररिज्म पर 21वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग और 7वें डेजिग्रेशन डायलॉग में दोनों देशों के आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की गई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के अधिकारियों ने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल, टेरर फंडिंग और ड्रोन
यूएवीज और एआई के जरिए बढ़ते खतरों की व्यापक समीक्षा की। भारत और अमेरिका ने बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले और दिल्ली के लाल किले के पास हाल ही में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। इस मीटिंग में आईसिस, अल-कायदा, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र की यूएन 1267 कमेटी के तहत अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की मांग को दोहराया गया और इसमें वैश्विक स्तर पर संपत्ति फ्रीज, यात्रा पर रोक और हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध भी शामिल हैं। दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आतंक फैलाने की हर कोशिश का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। तो लगातार आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से एक मुंहतोड़ जवाब वैश्विक पटल पर मिल रहा है और कहीं ना कहीं भारत इसका नेतृत्व करता नजर आता है शैला, कि किसी भी प्रारूप को बर्दाश्त नहीं किया जाए। बिल्कुल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एसआईआर को लेकर भी। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम जारी है और इसी के तहत चुनाव आयोग ने जो अब नई जानकारी है वो भी साझा की है। बिल्कुल, और चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 50.93 करोड़ से ज्यादा यानी कि 99.93% एनुमरेशन फॉर्म वितरित किया जा चुके हैं। तो वहीं लगभग 49 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100% वितरण सबसे पहले हुआ है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 43 लाख से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा फॉर्म वितरित किए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 73 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 46 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र बांटे गए हैं और इसके अलावा पुडुचेरी में 10,21,000 से ज्यादा एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं। तो एसआईआर को लेकर जो चुनाव आयोग ने ब्यौरा जारी किया है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में भी 5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म वितरित किए गए हैं। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो एसआईआर का काम है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सीईओ कार्यालय ममता सरकार को बार बार चेतावनी दे रहा है। इसके बावजूद बरुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधियों की घटना सामने आई है। बरुईपुर पूर्व के एक बीएलओ को निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को अनुशासन भंग करने के आरोप में बर्खास्त करने के बावजूद 25 नवंबर के एनुमरेशन फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस संदर्भ में सीईओ कार्यालय ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसे संभव हुआ। बिल्कुल, सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता के साथ साथ सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल के पास भी इस संबंध में शिकायतें जमा हुई हैं। खबर है कि केवल बरुईपुर पूर्व के 94 नंबर बूथ के कई बीएलओ सीईओ कार्यालय की जांच के दायरे में हैं। कमीशन के एक अधिकारी ने बताया कि तृणमूल के बूथ अध्यक्ष की एक शिक्षिका को पहले 94 नंबर का बूथ बीएलओ बनाया गया था। विपक्षी दल की शिकायत के आधार पर उस शिक्षिका को हटाकर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दे दी गई। कमीशन का कहना है कि इसके बावजूद हटाए गए बीएलओ ने कई फॉर्म जमा किए हैं और सवाल पूछे जाने पर नए नियुक्त बीएलओ ने बताया है कि बीमारी के कारण 96 नंबर बूथ के बीएलओ ने फॉर्म एकत्रित किए थे और अब कमीशन हटाए गए बीएलओ ने जो भी फॉर्म एकत्रित किए हैं उन दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में कल एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक बैठक भी बुलाई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े 10 बीएलओ की मृत्यु हो चुकी है। सीईओ कार्यालय ने मृत व्यक्तियों के जिलों के जिलाधिकारियों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब की है। सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किन्हें मुआवजा दिया जाए। सीईओ कार्यालय के सूत्रों से खबर मिली है कि चुनाव आयोग मृतकों को मुआवजा देने के लिए सहमत है। तो एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी कार्रवाई, सीईओ कार्यालय सूत्र के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर एसआईआर प्रक्रिया में सीईओ कार्यालय की बैठक हुई है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। यूपी के लखनऊ से रामेंद्र सिंह और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सौरभ दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं।
जी बिल्कुल। अब यहाँ सौरभ, पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरीके से लगातार एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर रहा और उसके बाद भी 7 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म अभी तक वहाँ वितरित हो गए, लेकिन ये जो एक बीएलओ की जो घटना सामने आई है, एक बीएलओ जिसे बर्खास्त भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसके जो हस्ताक्षर हैं वो प्रपत्र पर मिले हैं, इसमें क्या कुछ अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है? देखिए मुकुल, ये जो घटना सामने आई है वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 4 नवंबर को इस बीएलओ को जिनका डायरेक्ट लिंक था शासक दल, यहाँ का जो सत्तारूढ़ पार्टी है टीएमसी, उनके साथ, तो उसके बावजूद उनको हटाया गया था उनके पद से और उनके जगह दूसरे बीएलओ को नियुक्त किया गया। तो अभी ये जब स्पेशल रोल ऑब्जर्वर का जो टीम है, जब डिस्ट्रिक्ट वो जा रहे हैं, बाकी पार्टियों से बात कर रहे हैं, आम आदमी से बात कर रहे हैं, तो उनके ये जो प्रोसेस चल रहा है उसके चलते ये बात सामने आई है कि जिसको 4 नवंबर हटाया गया था, 25 नवंबर भी जो फॉर्म्स कलेक्ट हुए हैं उनमें उनका हस्ताक्षर है। और काफी सारे बीएलओज अभी स्कैनर में है चुनाव आयोग के, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार बीएलओज को अलर्ट कर रहे हैं। 48 आवर्स पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था और वो बंगाली में था। उनको साफ तरीके से कहा गया था कि आप कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव है, ये मत भूलिए। अगर आप कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव हो के कोई कमीशन के नियम के बाहर अगर काम करते हो तो कमीशन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये उनको रिमाइंडर दिया गया था। फिर भी जब ये सारी तस्वीरें आ रही हैं तो चुनाव आयोग भी अब अपना जो स्टांस है वो थोड़ा सख्त कर रही है इन मामलों में। और ये बारुईपुर पूर्व असेंबली ऐसा एक असेंबली है जिसको लेके नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहां पे बारुईपुर पूर्व असेंबली में कितने सारे डेड वोटर्स है उनका एक तस्वीर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एक वो तस्वीर सामने लाए थे। तो जब नेता प्रतिपक्ष ऐसे आरोप कर रहे हैं और यहाँ पे कमीशन जिनको हटा दिया था उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, तो ये सारे मामलों को लेके कहीं ना कहीं दो और दो चार हो रहे हैं। मुकुल, बिल्कुल। रामेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी एसआईआर प्रक्रिया जो है चल रही है और लगातार उस पर काम जारी है, और ऐसे में ये बताइए कि किस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया काम आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ साथ बहुत सारे कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि जिनके कुछ रिश्तेदार जो हैं वो विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी जानकारी दी गई है कि वो यहाँ पर भी उनका वोट बनवाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सलाह, देखिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कई जिले ऐसे हैं जिन्होंने 100% काम कर लिया है, कई 80-90% काम करके बैठे हैं और डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है। कई जो महानगर में जो फार्म दिए गए थे वो फार्म लोगों ने वापस नहीं किया, तो आज अलग से कैंप लगाए गए। उसमें लखनऊ भी है कि लोग जाके अपने नजदीकी स्कूल में कैंप में फार्म वापस कर सकते हैं, तभी वो वोटर बन पाएंगे जब वो फार्म देंगे। इसकी घोषणा की जा रही। यही नहीं, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। उनकी अपेक्षाएं तो ये है कि उनके वोटर हर हालत में बन जाए, लेकिन उससे ये हो रहा है कि जागरूकता बढ़ रही है और उसके कारण तमाम वोटर सही तरीके से बन रहे हैं। घटना रामपुर की जिसका आप जिक्र कर रही थी, दुबई में है दोनों भाई, और उनका यहाँ पर एसआईआर में नाम भर दिया गया था, उसे एफआईआर दर्ज की गई रामपुर के मामले में। यानी बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि जो पात्र है वो छूटे नहीं और कुपात्र किसी भी स्थिति में आए नहीं। ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है, जो प्रशासनिक लोग हैं कि जो विदेशी लोग यहाँ रह रहेंगे, जो रोहिंग्या रह रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए। अपने अधिकारियों से अलग से टीम लगाया है उन्होंने। तो तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे लग रहा है कि इस बार जो सूची बनेगी वो बेहतर बनेगी और जो स्थानीय निवासी है उनका एनरोलमेंट होगा और जो बाहरी हैं वो उनके नाम काटे जाएंगे। कोशिश यही है रामेंद्र की कोई पात्र मतदाता छूट ना जाए और कोई भी अवैध मतदाता जो है वो उसमें शामिल ना हो, तभी जो है सुचारू तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव संभव हो सकेंगे। बिल्कुल सही। और इसीलिए चूंकि चुनावी प्रक्रिया में अभी बहुत सारे नाम कटेंगे और हो सकता हो हल्ला भी हो चुकी 2-2, 3-3 जगह एक वोटर के नाम है। अब क्या है, चुनाव आयोग ने कहा कि जो जहाँ के मूल निवासी हो वहां पर आप अपना वोटर लिस्ट का जो फॉर्म है वो सबमिट करिए, वहां वोटर बनिए। 2 जगह 3 जगह होंगे तो नाम काटे जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे नाम भी देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ नहीं है, जो गाँव में नहीं, जो शहरों में नहीं है, दूसरी जगह जाके बस गए हैं, दूसरे स्थानों पर बस गए हैं, तो वो नाम कटेंगे। और जो वैध नाम है वो हर हालत में जोड़े जा रहे हैं। ये प्रयास किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, और उसी वजह से हमने देखा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज़्यादा जो प्रपत्र हैं वो बांटे गए हैं। और साथ ही सौरभ, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जब पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे या तो जो मृतक थे उनका कोई आंकड़ा ही निकल कर नहीं आया था, और कहीं तभी एक संदेह जो है वो निकल कर आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पे जो लोग बरसों से देखे ही नहीं गए हैं, उनके भी नाम सूची में आ रहे थे। क्या इसको लेकर और पारदर्शिता जो है वो अब नजर आ रही है वहां पर? ये अनकलेक्टेबल फॉर्म्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। वो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स में जो फिगर था, वो फिगर तो पहले तो 2208 था, लेकिन वो फिगर कमते कमते अभी तो ऐसे 7 तक लास्ट अपडेट है कि 7 तक आए। तो इसको लेकर भी कमीशन थोड़ा सा जांच कर रही है कि जब 2208 में ऐसे गलतियां, ऐसे संदेह सामने आया कि कैसे कैसे हो सकता है कि 22 साल में कोई वहां पे कोई मरा नहीं, तो फिर जब कमीशन ने उनको चिट्ठी लिखा और उसके चलते ही कैसे वो 7 पर उतर आई। तो पहले किसकी गलती थी, अब कैसे ये हुआ, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें को लेके ही अभी चुनाव आयोग कल भी एक बैठक किया है, जिसने जो 12 ऑब्जर्वर्स थे, जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता है वो मौजूद थे, सारे डीओज मौजूद थे, सारे ईआरओज मौजूद थे, और उन सबको बार बार कमीशन ये बात कह रही है कि आप एसआईआर का जो मैनुअल है, जो एसओपी है, वो फॉलो कीजिए, उसके बाहर आप मत जाइए, उसको फॉलो कीजिए। और अगर कहीं गलती सामने आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके तहत आएगी, बीएलओ की तहत आएगी, बीएलए की तहत आएगी, यहां तक के ईआरओ और डीओ उनको भी जवाबदेही करना होगा। जी बिल्कुल, जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित कर रहा है निर्वाचन आयोग, और कोशिश यही है कि पारदर्शी तरीके से जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। फिलहाल रामेंद्र और सौरभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम 4.0 में तमिलनाडु से आए छात्रों और विद्वानों ने काशी के ज्ञान, संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस किया। बीएचयू के व्याख्यान हो, वाराणसी के स्कूलों में बच्चों से मुलाकात, या फिर मालवीय मूल्यों अनुशीलन केंद्र का भावस्पर्शी दौरा, हर पड़ाव ने उत्तर और दक्षिण भारत के संबंधों को और मजबूत किया। तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने अपना दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिताया। यहाँ उन्होंने तमिल भाषा, साहित्य और कला पर हुए कई रोचक व्याख्यान सुने। इस दौरान उन्हें काशी और तमिल संस्कृति के साझा इतिहास और विरासत को समझने का मौका भी मिला। काशी और तमिल की बात नहीं है, ये संगम की बात है कि काशी और तमिल के बीच में संगम हो। तो एक तरह से हमारे जो उत्तर और भारत के बीच में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, उसकी जड़ें एक हैं लेकिन ऊपर से वृक्ष अलग अलग दिखते हैं, तो ये परंपराएं साथ में जुड़ती हैं। प्रतिभागियों ने वाराणसी के स्कूलों का भी दौरा किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्रणाली को नजदीक से देखा और तमिल सीख रहे बच्चों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। यात्रा का सबसे भावुक क्षण था मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र का दौरा, जहां वे महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन, विचारों और विश्वविद्यालय निर्माण की कहानी से रूबरू हुए। हर दस्तावेज और हर चित्र के साथ जैसे वे इतिहास से जुड़ते चले गए। जब मोबिलिटी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, टूरिस्ट की भी, तो ये बॉन्ड और मजबूत होगा, है ना, ये तंतु जो है और गहरा होगा। तो ये आके यहाँ उनको पहली बार देखने जानने को मिलता है। छात्रों का पूरा दिन सीखने, समझने और दो संस्कृतियों के मिलन का अनोखा अनुभव रहा। तमिल प्रतिभागियों के मन में बनी ये स्मृतियां आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करेंगी। सेंटर हिंदू बॉयज वाराणसी के ये बच्चे जो हैं ये तमिल के बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं, और निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि इन लोगों का रुझान तमिल सीखने की तरफ हो और काशी और तमिल के बीच का जो संगम है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो। उसकी शुरुआत इन नौनिहालों से हो रही है। कैमरामैन सदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी।
और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से लेखकों, पत्रकारों और शिक्षकों का तीसरा समूह कल वाराणसी पहुंचा। वाराणसी पहुंचने पर इन समूहों का जोरदार स्वागत किया गया। समूह में शामिल लोगों ने बाबा विश्वनाथ, मां विशालाक्षी और मां अन्नपूर्णा के दर्शन और पूजन कर अभिभूत हो गए। और सभी ने इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आज 5वां दिन है और तमिलनाडु से लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में लेखक, पत्रकार और शिक्षकों के तीसरे समूह का भी आज वाराणसी में आगमन हुआ। समूह के आगमन पर काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया। चारों तरफ एक ही मंत्र विश्वेश्वराय 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 से पूरा वातावरण गुंजायमान है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर सभी अभिभूत हैं। We have had beautiful darshan of our Kashi Vishwanath, and then we will be having darshan of Visalakshi and Annapurni. We had a wonderful boat ride, that is cruise ride, which has covered almost all the ghats so beautifully and so nicely. स्वागत के उपरांत समूह के सभी सदस्यों को मंदिर प्रशासन द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर का विस्तृत भ्रमण करवाया गया। सभी अतिथियों के लिए मंदिर द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में सभी ने भोजन किया। अन्न क्षेत्र में परोसे गए प्रसाद ने भी सभी को काशी की सेवा, परंपरा और अतिथि भावना का गहरा अनुभव कराया। समूह में शामिल लोगों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने काशी तमिल संगमम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। ये काशी तमिल संगम नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा दर्शन मिला है, अरेंजमेंट्स पक्का है। वी आर वेरी हैप्पी। आई हैव कम हियर बिफोर 20 years or 27 years बैक मुझे इधर आया है, लेकिन लॉट ऑफ डिफरेंस, आई कैन सी अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस ओनली बाय गॉड्स विल। एंड ऑनरेबल सीएम एंड ऑनरेबल पीएम, उनको हम बहुत बधाई देते हैं। आई आर वेरी थैंकफुल टू देम। एक्सेलेंट अरेंजमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल तमिल पीपल। वी विल रिमेंबर दिस विद ग्रैटिट्यूड फॉर एवर। थैंक यू सर। काशी तमिल संगमम के तृतीय समूह का गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ के दर्शन और भ्रमण दो संस्कृतियों के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही ये दिवस काशी और तमिल परंपराओं के संगम का महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर लोगों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। काशी विश्वनाथ के दर्शन पाने के बाद तमिलनाडु से आए लोगों के लिए अब सौभाग्य की बात है। इस बार जो समूह आया है उसको आने का मौका मिला गंगा के माध्यम के बीच से, क्रूज के माध्यम से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, शंकराचार्य चौक, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की सांस्कृतिक यात्रा कल प्रयागराज की पावन धरती पर भाव, भक्ति और परंपरा के अद्भुत संगम की साक्षी बनी। बनारस से आए तमिल शिक्षकों ने यहाँ श्रद्धा की डोर को और भी मजबूत किया। प्रयागराज से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बनारस से निकले तमिल शिक्षकों ने प्रयागराज की पावन धारा पर कदम रखे तो ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वेशभूषा में हुए स्वागत ने माहौल को उत्सव में बदल दिया। जिला प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय की ओर से हुआ ये सम्मान उनके चेहरों पर मुस्कान और मन में अपनापन भर गया। प्रयागराज में तमिलनाडु और उत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत एक साथ खिल उठी। प्रतिभागियों ने पांडु लिपियों के दुर्लभ संग्रह को निहारा, जहां अक्षरों में इतिहास धड़कता है। फिर वो घड़ी भी आई जब सभी संगम की ओर बढ़े। त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाई। कोई गंगा जल भर साथ ले गया तो किसी ने पावन मिट्टी को माथे से लगाया। सरकारी और सेंट्रल सरकारी दोनों मिला के अच्छी व्यवस्था किया है
हम तमिल लोग सभी वो बहुत बहुत खुशी है सभी लोग को, और हमारी मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों को हम प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। यात्रा का अगला पड़ाव था बड़े हनुमान मंदिर। लेटे हुए स्वरूप में बजरंगबली के दर्शन कर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। वर्षों पुरानी मान्यता और दिव्यता ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। ये पल उनके जीवन भर का स्मरण बन गया। Forgettable incident in my life. The UP government officials and the MP of Parliament are a great warm welcome to us. I am feel that the students give a warm welcome and some drums there. I look like it is in my native place. I feel that in my native place for that. The peoples are very much enjoyed. The people of Prayaga and Kashi and all are welcome us in a great warm welcome to us. अंतिम पड़ाव रहा स्वामी नारायण मंदिर, जहां तमिल शिक्षकों और प्रतिभागियों ने गुजराती स्थापत्य कला की भव्यता को निहारते हुए भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संगम महसूस किया। संपूर्ण यात्रा भक्ति, संस्कृति और भावनाओं से भरी रही और अब ये कारवां श्रद्धा की इसी डोर को थामे अयोध्या की ओर आगे बढ़ चला है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आज KTS 4.0 के दूसरे बैच ने स्नान किया और मानो ऐसा लगा कि KTS 4.0 न सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का संगम है, बल्कि वो काशी और तमिल संस्कृति के मिलन का भी संगम है। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, प्रयागराज। और नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट के जरिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए बात कर लेते हैं उन प्रेस रिपोर्ट्स की जो अपने आप में काफ़ी सकारात्मक खबरें जिनमें हैं। कौन सी वो खबरें हैं, आइए जान लेते हैं सेगमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, जो कि HD लीडरशिप समिट में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। आज जब दुनिया मंदी की बात करती है तो भारत विकास की कहानी लिखता है। जब दुनिया विश्वास के संकट से जूझ रही है तो भारत भरोसे का स्तंभ बनता है। समिट के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया वर्ष की दूसरी तिमाही के GDP के आंकड़े भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि भारत की 8% की विकास दर तरक्की की नई रफ्तार को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति का एक रोल मॉडल बन के लोगों के सामने आ रहा है। अगली खबर क्या है मुकुल?
अगली खबर की अगर बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जो है वो 10 से हो सकती है। जो यहाँ 10, 11, 12 ये जो व्यापार वार्ता है इसकी संभावना जताई जा रही है और इस दौरान कोशिश यही की जाएगी कि कैसे भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार है उसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। हमने देखा था टैरिफ के बाद किस तरह की जो चुनौतियाँ हैं वो सामने आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सकारात्मक दिशा में है ये और माना जा रहा है कि साल के अंत तक एक अच्छा संदेश जो है इस दिशा में मिल सकता है। और इसके बाद एक और खबर हम पंजाब केसरी समाचार पत्र से ले रहे हैं, जहां पर एक अच्छी खबर के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। वन्य जीवों के प्रति प्यार बढ़ रहा है लोगों का, लोग वन्य जीवों को गोद ले रहे हैं, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को व्यक्त करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। और इन्हीं में कुछ लोग दिल्ली के चिड़ियाघर में लाखों रुपए खर्च करके हाथी, गैंडा और जैसे बड़े जानवरों की देखभाल का जिम्मा उठा रहे हैं। लोग विभिन्न जानवरों को गोद लेकर ना सिर्फ उनके संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि उनके प्रति जो अपनापन है, जो प्यार है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों की, देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक। भारत ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भारत को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 155 रन जोड़े। इस बीच रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन भी पूरे किए। रोहित 73 गेंद पर 75 रन बनाकर आउट हुए। वहीं यशस्वी ने अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। विराट कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने 40वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल 116 और कोहली 65 रन बनाकर नाबाद रहे। और आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने 20 वनडे के बाद टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 47.5 ओवर में 270 रन बनाकर आउट हो गई। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने शतकीय पारी खेलने में सफलता पाई। वो 106 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं कप्तान तेम्बा बामुआ ने 48 रन की पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट लिए। और इस पर और जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, कितना हम कह सकते हैं रोमांचक मैच, क्योंकि यहाँ रोमांच जो था टॉस के साथ ही शुरू हुआ। 20 मैच के बाद जब 21वें में एक टॉस जीता और उसके साथ साथ एक इस तरीके से सीरीज भी अपने नाम की भारत ने। बिल्कुल मुकुल, टॉस भी काफी चर्चा का भारत और दक्षिण के बीच इस तीसरे वनडे से पहले, और ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय टीम को अगर टॉस जीतना है तो लग रहा है कि उनको शोले वाला कॉइन यूज करना होगा, जिसमें दोनों तरफ एक ही पहलू होते हैं। लेकिन आखिरकार 20 वनडे के बाद टॉस हारने के सिलसिले को तोड़ते हुए भारतीय टीम ने यहाँ पर टॉस जीता और टॉस जीतने के साथ मैच भी जीता, जो कि अहम रहा। और माना जा रहा था कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमों के बीच पहले 2 मैच थे वो भी हाई स्कोरिंग रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2 मैच में जो लगातार आलोचना हुई थी भारतीय गेंद जरूर प्रभावित किया। 4 विकेट लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने, 4 विकेट लिए कुलदीप यादव ने, और एक तरफ दक्षिण अफ्रीका जो बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती दिख रही थी, सिर्फ उसे 270 रन पर रोकना एक हम कहें कि बड़ी उपलब्धि रही भारतीय गेंदबाजों के लिए। और फिर भारतीय बल्लेबाज तो शानदार फॉर्म में चल ही रहे हैं। वनडे सीरीज का हमेशा इंतजार किया जाता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोनों अनुभवी बल्लेबाज अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। और कल फिर दोनों ने अपना जो वही शानदार फॉर्म है दिखाया। और यशस्वी जायसवाल जो एक नए सितारे उभर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, उन्होंने भी वनडे में अपना पहला शतक लगाया। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से एक यादगार जीत। मुकुल जी बिल्कुल सुचित्रा, यानी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो रोको को रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। और वाकई यशस्वी का जलवा भी हमने देखा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं फ्रांस के लियोन शहर के फिटे दे लुमियर्स उत्सव के मनमोहक दृश्यों के साथ, जहां है ऐतिहासिक स्मारकों और सार्वजनिक भवनों पर शानदार लाइट शो। जी बिल्कुल, संगीत और खुशियों का अनोखा संगम। तो आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।